चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहला चीज देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्या इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर में, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। फटाफट देखते हैं। तरीका वही है पढ़ने का, स्ट्रक्चर। देखो बच्चा लोग, स्ट्रक्चर में पहला चीज आपको ध्यान रखना है K2Cr2O7 अगेन आयनिक कंपाउंड है, और इसमें आप देखोगे इट इज बेसिकली K प्लस 2K प्लस हो जाएगा और Cr2O7 से बना हुआ है। ओके, सो ये बेसिकली आपका आयनिक फॉर्म हो जाएगा इसका। नाउ अगर हमें पता है तो इसका स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा Cr यहां पर है एक ब्रिज, ये आपका टेट्राहेड्रल होते हैं सब, क्रोमियम इज टेट्राहेड्रल, और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बीच में एक O है, और आपका क्वेश्चन में 7 देखिए 7 ऑक्सीजन है, तो बाय सिमेट्री आप रखते चले जाइएगा। 1 2, देखो एक ये हो जाएगा 2 3, देन बाहर से रखो 4 5 6 7। ओके, अब क्या है 2 माइनस चार्ज है तो यहां रख दो बाहर बाहर, इससे क्या होगा सिमेट्री मेंटेन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बच गया ऑक्सीजन उसको डबल बॉन्ड दे दो, हो गया स्ट्रक्चर तैयार। ये है आपका स्ट्रक्चर। आप देखिएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आयनिक फॉर्म आप लिख सकते हो K प्लस के फॉर्म में, 2K प्लस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट अबाउट स्ट्रक्चर, नंबर 1 ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, नंबर 1 ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज आपका है, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज। नंबर 2 यहां पर Cr बॉन्ड नहीं है, 0। ओके, 0 है, नहीं है, यहां पर एक ब्रिज ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो है अगर आपसे पूछा जाए ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इट इज sp3, बट इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसके कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो 109 नहीं रहेगा। अगर आप देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इट इज अराउंड 126 डिग्री के आसपास होता है, यानी बढ़ जाता है sp3 ही, बिकॉज सिग्मा आपका 2 है, लोन पेयर भी आपका यहां पर 2 हमको दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज सराउंडिंग एटम ये क्या होता है, फैल जाते हैं ना, चीजें उसके क्या होगा, फैल जाएगा रिपल्शन करंट से। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड्स, अगर मैं इक्विवेलेंट बॉन्ड्स की बात करूं, जैसा कि हम लोगों ने KMnO4 में देखा था, इसमें इक्विवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों पे इक्वली जा रहा होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है कभी यहां कभी यहां आएगा, तो ऑल दीज बॉन्ड्स समझिएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये सब का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब सेम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सारे के सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं व्हिच इज इक्वल्स टू 6। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है। ठीक है, 6 बॉन्ड्स हैं यहां पर जो इक्विवेलेंट है, ये कौन से 6 CrO बॉन्ड्स हैं, तो ये जो ब्रिज वाला है वो नॉन इक्विवेलेंट है, वो अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा पूछा जाता है कि sp3 है तो आपका d पाई p पाई बॉन्ड कितना होगा। d पाई p पाई मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, p कहां से आता है, p ऑक्सीजन देगा और d ऑर्बिटल यूज करेगा क्रोमियम, y d ऑर्बिटल, बिकॉज sp3 में सारा जो p था, p3 होंगे, सारा कंज्यूम हो चुका है, तो जो भी पाई बॉन्ड दिख रहा है यहां पर वो सारा सारा d ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करते हुए बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये पाई ये वाला टोटल मिला के 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और चारों d पाई p पाई हो जाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। स्ट्रक्चर में गलती नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हो गया, प्रिपरेशन पे आते हैं। देखिए कोई बोले प्रिपरेशन करना है तो कैसे करें, प्रिपरेशन का अगर हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले एक और देखना होगा जो कि नेचुरली मिल जाएगा। नाउ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक एक ऐसा कंपाउंड जो कि कमर्शियली हमें बनाना है, तो कमर्शियली हम लोग बनाना है, लैब में तो आप कुछ भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा बनाना होता है, बट कमर्शियल बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा ना चला जाए, इसीलिए हम लोग एक वो ओर से स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग आराम से मतलब हम वो आराम से मिल जाए, और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद
हमें एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान हो जाता है, या जो बनाना है उसको हम आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्रोमियम का एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर ना, क्रोमाइट ओर का जो फॉर्मूला होता है वो उसको लिखते हैं FeCr2O4। प्लीज अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट है। खास बात इसमें यह है, ये ऐसे होता है FeO.Cr2O3। तो पहला चीज, ये एक मिक्स ऑक्साइड है, ये एक मिक्स ऑक्साइड है। ओके, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ क्या खास बात है, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो लॉजिक दिमाग में बैठा कर हमेशा रखिएगा। क्या लॉजिक है यहां पर? क्रोमियम यहां पर देखिए, यहां पर स्टेट है इसका +3, है ना, और हमारा यहां जो है वो है +6। तो मेरे को एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि यहां पे 6 पहुंचना है 3 से, तो ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन का पहला फंडा ये होता है कि यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है ना। साइमल्टेनियसली मतलब कोई एक, मुझे यहां पे एक और एजेंट चाहिए होगा जो इसको ऑक्सीडाइज करे ना। कमर्शियल प्रोसेस में KMnO4 में हम लोग देखा हुआ है, यहां पर भी आपका ऑक्सीजन इज द मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि एयर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो बातें। बिफोर यूजिंग इट आई हैव टू अंडरस्टैंड मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। इसको देख के समझ में आ रहा है Cr3 जो यहां पर दिख रहा है बच्चा, उसको ऑक्सीडाइज करो Cr6 में, जो कि हमें चाहिए यहां पर। ठीक है, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है, तो देयरफॉर वी रिक्वायर वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 2 है दैट इज गेट रिड ऑफ दिस FeO। FeO मेरा इंप्योरिटी है, तो इसको मुझे हटाना है, रिमूव इट। तो मेरे पास 2 चैलेंज अभी सामने आ गया बिफोर वी वांट टू मैन्युफैक्चर दिस K2Cr2O7। तो पहला काम ये करते हैं, हमें पता है क्रोमियम जो होता है बेसिकली एम्फोटरिक नेचर शो करता है, और FeO आपका बेसिक नॉर्मल है, तो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग बेसिक एनवायरनमेंट चूज करते हैं ताकि ये तो रिएक्ट कर जाए, डिसॉल्व कर जाए, FeO जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पे ले रहे हैं O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग ले रहे हैं Na2CO3। ना समझिएगा Na2CO3 क्यों यूज किया गया, ये देखिए वॉशिंग सोडा है, बहुत आराम से अवेलेबल होता है मार्केट में। और दूसरा चीज ये सॉल्ट है, NaOH भी ले सकते हैं, पर NaOH कॉस्टली है, डेलिकेशन आप उसमें क्या मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता रहता है। दूसरा चीज है वो आपका, जब आप इसको ट्रीट करते हो उसको हैंडलिंग इतना आसान नहीं होगा, और जब इससे काम हो जाता है तो वाई यू आर गोइंग फॉर NaOH, है ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। हमें यहाँ मनी इंपॉर्टेंट लगता है, तो यहां पर Na2CO3 यूज किया। Na2CO3 एक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ का कोई भी सॉल्ट है उसका सोल्यूशन, उसका pH जो होता है वो 7 से ज्यादा ही होता है, अल्कलाइन नेचर शो करता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यार ये जो है मेरा काम बन जाएगा, Cr बनने वाला है 6 में। बेसिकली यहां पर अगर बेसिक मीडियम में देखोगे तो CrO4 2 माइनस बनता है। अभी हम लोग बात करेंगे द बेसिक मीडियम में क्रोमियम का 6 स्टेट जो होता है उसमें क्रोमेट आयन स्टेबल होता है, थोड़ा सा एसिडिफाई कर दें तो डाइक्रोमेट आयन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दिस वन क्रोमेट आयन का, प्लस जो बनेगा Fe2O3 बन जाएगा, बिकॉज ये भी तो ऑक्सीडाइज होगा। अब ये बात याद रखिएगा, बिकॉज अल्कलाइन मीडियम है तो ये तो आपका आयन फॉर्म में है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आप समझिएगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको आप छान कर बाहर निकाल दोगे। क्लियर, तो क्लियर कट आपका क्रोमेट आयन ओनली बचेगा। अब इस क्रोमेट आयन को अगर आप H+ डाल दोगे, यानी मैं थोड़ा सा आप क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहां पर H+ डाल दिया, तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाता है। अभी मैंने यहां पे ध्यान रखिएगा सोडियम आयन यूज किया हुआ था, तो ये सोडियम का साथ बन रहा होगा। फाइनली आपको KCl डालना होगा, तो आपको K2Cr2O7 मिल जाएगा। अभी तक जितना भी आयन आप देख रहे थे ये सोडियम सॉल्ट है, और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये क्या होगा, क्रिस्टल्स इसके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। लॉजिक अभी समझेंगे एक एक करके, पहले याद करना सीखो कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ओर था,
क्रोमाइट और हो गया FeCr2O4 यानी FeO.Cr2O3। मेरे पास दो चैलेंज आया कि यार इस FeO को मुझे निकालना है, ये इंप्योरिटी है नंबर 1, Cr+3 से Cr+6 में ले जाना है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा ना। इसको निकालना है, FeO को निकालना है, तो मुझे पता है एम्फोटेरिक नेचर क्रोमियम शो करता है, तो हम लोग बेसिक मीडियम लेंगे। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन ऑक्सीडाइज भले हो रहा होगा पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा नंबर 1। और आपका बेसिक मीडियम में क्रोमियम 6 में जो स्टेबिलिटी आती है वो क्रोमेटान की होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें एसिडिफिकेशन करेंगे तो वो डाइक्रोमेट बन जाएगा। फाइनली उसमें KCl डाल के उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे। क्वेश्चन उठता है, पहले तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे रटा जाए वो भी बता देता हूं फटाफट, एकदम चुटकी में आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। बहुत बड़ा रिएक्शन है उसमें, आप देखिएगा, पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 बार, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि पहले हम लोग वाई नॉट स्टार्टिंग में K2CO3 डाल देते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि K2CO3 क्यों डाल दिया, आराम से, क्या जरूरत है इस फालतू का, सीधे K2CO3 डालते सीधे आपको मिल जाता। नहीं मिलता, कुछ दिक्कत आता। क्या दिक्कत आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन था, इसको रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा ना। बच्चा लोग ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां दिक्कत हो फिर से देखिएगा इसको। मेरे पास FeO.Cr2O3 है, मुझे मिला O2, मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं, प्लस मुझे मिला Na2CO3, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Fe2O3, ठीक है ना। ये क्या बनेगा Cr, जैसे Na, इसको अगर रीजन लिखूं तो ये होगा Na2CrO4, मिनिमम तो यही बनने वाला है, ठीक है। और ये जो कार्बन है वो कहां चला गया होगा, भाई कार्बन कहां गया होगा, CO3 आपका है तो क्या बना होगा बहुत, अगर हम लोग बाद में बात करेंगे तो यहां पर कुछ या तो CO2 बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो यहां पर जो कार्बन से स्टार्ट ही किए हो तो उसका तो कोई जुड़ा होने वाला नहीं है, तो वहां पर CO2 इज द मोस्ट प्रोबेबल केस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करना है, मैंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिख लिया यहां पर, अब उसके हिसाब से हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने बेटा एक बात बताया था आपको कि MnO4 जब डिस्कस कर रहे थे, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 4। जब भी ऑक्साइड से O2 बनता है, O2 से ऑक्साइड बनता है तो 4 हो जाता है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसका देखो क्या है, देखो इसका रिजल्ट क्या है, Fe जो है इसमें देखो Fe2+ से Fe3+ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन की चाहत रखी। Cr2O3 से ध्यान रखना 2 है यहां पे CrO4 माइनस में 2 माइनस में गया, 2 टाइम्स कर देंगे ना। अगर ध्यान दीजिएगा इसमें एक की वैलेंसी 3 है, ठीक है, तो यहां 2 की कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। इसमें एक की वैलेंसी 6 है तो 2 की वैलेंसी कितनी होगी, +12 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे कितना चाहिए, अल्टीमेटली मुझे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है। फिर से समझिए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है, दिस इज 6, समझिएगा। Cr2O3 में +3 से +6 में जाना है दो लोग को, एक को 3 चाहिए तो 2 को 6 चाहिए होगा। तो अगर मैं इन दोनों को देख लूं तो Fe की चाहत कहां गई, Fe3+, क्योंकि यहां पर 2 आएगा तो मैं 2 कर दूंगा आके, समझिएगा, यहां पे भी 2 हो जाएगा, यहां पे भी आपका बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आने वाला है, क्योंकि मुझे एटम बैलेंसिंग करना है, Fe2O3 बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस FeCrO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना बोलेंगे, FeCrO4 का वैलेंसी फैक्टर हम लोग बोलेंगे 8। कितना बोलेंगे, 8। समझ में आ रहा है क्यों है 8, समझ में आ रहा है क्यों है 8, बिकॉज यहां पर इस तरह से रिएक्शन आएगा, 8 या 7, सॉरी। एक बार आपने प्रोडक्ट लिख लिया बच्चा लोग, तो बैलेंसिंग करते वक्त हमको सिर्फ बैलेंसिंग फैक्टर निकालना होगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग देखें, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 4,
क्यों 4 हो जाएगा? बिकॉज ये जाएगा ऑक्साइड में O2 माइनस में, एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो O2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर आपका वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा ना। इसमें ध्यान दो, FeO.Cr2O3 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा ना? Fe देखो, इसका एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितनी चाहत है देखो, या देगा या लेगा जो भी है। तो Fe2+ 1 है, उसको कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा। ठीक है, दूसरा है Cr, अब क्योंकि 2 Cr है तो 3+ में है, इसको कन्वर्ट होना है Cr6 में, क्योंकि CrO4 बनने वाला है। समझिएगा, CrO4 बनने वाला है ना, CrO4 बनने वाला है, तो इसको 2 टाइम कर लें, तो 2 की अगर मैं ये दिखना होगा तो एक Cr 3 से 6 पे जा रहा है, इसका मतलब एक Cr को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये देर चाहिए क्या, मतलब ये दे रहा होगा, तो 2 Cr कितना देगा 6, तो अल्टीमेटली मुझे इलेक्ट्रॉन मिला 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। तो समझिएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं। तो इन टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो मेरी चाहत या इस मॉलिक्यूल की चाहत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? ये है 7 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी है? 7। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 7। समझ में आ रहा? अब कुछ नहीं करना बेटा, एक बार प्रोडक्ट आपने लिख लिया, अब क्या करना है, सिंपली आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला ये 4 इसको 4 कर लो, ये 7 इसको 7 कर लो, यहां पर काम आपका आधा हो गया। कैसे हो गया? ये फिक्स हो गया, अब इसके हिसाब से आप फिक्स कर लो। देखो Fe यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो इसको 2 टाइम कर लिया, 4 हो गया। क्रोमियम यहां पर 8 दिख रहा है बेटा, देखो यहां पे 8 है, तो यहां भी क्या कर लें, 8 कर लें, ये भी काम खत्म हो गया। क्लियर? अब देखो क्रोमियम फिक्स हो गया, आयरन फिक्स हो गया, अब ऑक्सीजन और कार्बन और सोडियम बचा हुआ ना। देखो सोडियम में कितना हो गया 16, इजंट इट 16, 8 टू 16, तो यहां 8 कर दिया। जैसे ही सोडियम को फिक्स किया तो कार्बन फिक्स हो गया 8, तो 8 कर लो उसको, ये भी फिक्स हो गया। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया है, आयरन, सोडियम, क्रोमियम, कार्बन, तो ऑक्सीजन का बैलेंस होना तय है। देखो कितना है 4, यहां पे देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू 4 16, प्लस यहां देखो 14, 16 प्लस 14 30 हो गया, 30 प्लस यहां पे देखो 24 54 हो गया। इस तरफ इधर देखिए 6 प्लस 32 प्लस 16, ओके, तो 32 प्लस 16, 32 प्लस 16 कितना 48 प्लस 6 54 हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये तरीके से आप पहले तो आप इन दोनों से आपने प्रोडक्ट लिखना शुरू किया। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट लिख लिया तो बैलेंसिंग करने के लिए आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालो, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन है, चुटकी में बैलेंस होगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जो मैं बोला हूं एक बार उसको एक बार समझ के देखिए, फिर आपको ये सब दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप रटने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है ना, हाफ सेल रिएक्शन भी लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे तरीके से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर? ये हो गया प्रिपरेशन का टेक्निक। समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने पहला रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब इस प्रिपरेशन स्टेप का पहला स्टेप खत्म हो गया, जहां हम लोग पहुंच गए हैं कहां पर, Na2CrO4 में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड फर्स्ट स्टेप में, व्हाई K2CO3 वाज नॉट यूज्ड। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और समय बाद देखेंगे, बट इस बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन उठा यहीं पे कि आपको यहीं मिल जाता K2CrO4। इस क्वेश्चन का रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी से। इसको याद रखिएगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटता है, डाउन द ग्रुप घटेगा तो सोडियम क्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग यहां पे कर लेते हैं, फिर लास्ट में फिर एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं N2CrO4 वर्सेस K2CrO4, ना अगर इसका साइज बड़ा है, इस तरफ जाओगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी घट गया तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगा ना। इस जगह पर मुझे प्रेसिपिटेट नहीं करवाना है इसको, बिकॉज मेरा ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, मैं नहीं चाहता मेरा बर्बाद हो जाए।
मैं चाहता हूं ये जो सॉल्ट क्रोमेट बन रहा है ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पर है, इसीलिए पोटेशियम को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कंपेयर टू सोडियम। बात समझ में आ गया? दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल आंसर टू दिस, व्हाई वी हैव स्टार्टिंग से ही हम लोग K2CO3 यूज करके पोटेशियम यूज नहीं कर रहे, बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी और इसके कारण से सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम सॉल्ट जो है वो कम सॉल्युबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, इस जगह पे मेरा पहला काम हो गया कि मैंने FeO को हटा दिया। FeO को हटा दिया मतलब मैंने इसको छान के निकाल दिया है। तो मेरा जो पहला एम था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस FeO वो हट चुका। ऑक्सीडेशन वाला भी पार्ट हो गया, बिकॉज नाउ वी हैव क्रोमियम इन द +6 स्टेट, बट ये स्टेट जो है वो क्रोमेट आयन का है, डाइक्रोमेट नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि इसको डाइक्रोमेट कैसे कन्वर्ट किया जाए। दिस इज अ ब्यूटीफुल रिएक्शन, याद रखिएगा। क्रोमेट जो होता है और डाइक्रोमेट जो होता है ये दोनों आपस में pH से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपने pH मतलब अल्कलाइन रखा है, सॉरी एसिडिक रखा है, क्योंकि हम इधर के रखे हैं एसिडिक, मीडियम रखे हो यानी pH 7 से कम है तो आपको डाइक्रोमेट मिलेगा। वही अगर आपने अल्कलाइन रखा है यानी pH 7 से ज्यादा हो जाए तो आपको क्रोमेट मिलेगा। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट ज्यादा आपका स्टेबल होता है डाइक्रोमेट से। तो ये जो चेंज है ये दोनों ही चेंज में अब रिडॉक्सिएशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोनों ही केस में जो आपका क्रोमियम है वो +6 स्टेट में ही है, तो ये नॉन रिडॉक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका जब देखोगे ये आपका 6 है, ये भी 6 है, दिस इज द नॉन रिडॉक्सिएशन। सो इट इज अ pH डिपेंडेंट चेंज, pH डिपेंडेंट चेंज जा रहा। तो हमें क्या करना है, इस लॉजिक को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें Na2CrO4, अच्छा एक और चीज कलर वाइज ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो आपका आएगा येलो। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डायल्यूट H2SO4 डाल दो, जस्ट स्मॉल, आप क्या करोगे थोड़ा सा एसिडिफाई कर रहे हो, यू विल गेट Na2Cr2O7। दिस इज योर ऑरेंज सोल्यूशन। ऑरेंज सोल्यूशन। ओके, ना जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर Cr जो 6 है वो D0 सिस्टम है, 3D0 है। इसका मतलब यहां पे जो कलर आया है वो कलर है ड्यू टू व्हाट, चार्ज ट्रांसफर। dd ट्रांसफर नहीं हो सकता बिकॉज इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो चाहे डाइक्रोमेट ले लो चाहे ये ले लो, दोनों केस में चार्ज ट्रांसफर इज द मैकेनिज्म बाय विच दिस हैज गॉट द कलर। ओके, चार्ज ट्रांसफर से कलर आपका आया बिकॉज D0 सिस्टम है। ओके, नाउ अब हम लोग को देखना है कि ठीक है आपका डाइक्रोमेट बन गया, ये भी सॉल्युबल है। अब हमको लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था K2Cr2O7, तो हमें N2Cr2O7 मिला। देखिए ये आपका बहुत सॉल्युबल है, प्लस आपने KCl डाल दिया और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे K2Cr2O7 बनना शुरू होगा प्लस NaCl। दिस इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। नाउ वी नो दैट कि Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी वाइज ये अचीव हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अचीव हो जाएगा। फाइनली क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट। ये आपका कुछ समय बाद प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा। बस आप इसको बढ़ाते जाओ, केसी लाते जाओगे, आगे भागता रहेगा, प्रेसिपिटेट होता जाएगा। बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो ये अब ज्यादा रह नहीं सकता, इसको निकलना होगा। जब ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑरेंज क्रिस्टल्स के रूप में बाहर आ जाएगा। नाउ यू हैव गॉट, दिस इज योर एक्वा सोल्यूशन। तो ये अगेन आपका सोल्यूशन में है, तो आपको क्या करना है, इसको छान के बाहर निकाल देना है। जस्ट फिल्टर इट आउट, फिल्टर कर लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा वॉश कर लीजिए एंड देन यूज इट। नाउ वॉश करते ध्यान रखिएगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, तो ड्राई कर लीजिएगा एंड देन यूज इट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। नाउ वी हैव ऑब्टेन द पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स जो हमें चाहिए था।
आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया, रिएक्शन भी लिखना आ गया, क्यों हम लोग स्टार्टिंग से के पोटेशियम का कार्बोनेट यूज नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली यूज नहीं किया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इसका रिएक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 में। सबसे पहला चीज इसमें क्या आता है, इसमें आता है कलर। ना कलर हमें पता है कि आपका ये ऑरेंज कलर सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर सॉलिड है। दूसरा इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहां पर दूसरा चीज आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट K-4 के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और ये करीब 671 केल्विन है। ओके, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आप इसको बोलते हैं मॉडरेटली सॉल्युबल। ठीक है, मॉडरेटली सॉल्युबल है। नेक्स्ट होता है कि इसमें कलर जब हम लोग बात करते हैं, कुछ खास इसमें यह होता है कि K2Cr2O7 में अगर आपने कोई अल्कली डाल दिया, यानी आपने इसका पीएच को थोड़ा सा और बेसिक सोल्यूशन की तरफ ढकेल दिया, तो यह बन जाता है K2CrO4, जो कि येलो कलर सोल्यूशन है। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है कि एक ऑरेंज कलर सॉल्यूशन जो है वो आपका अल्कली डालते ही क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो ये उल्टा हो जा रहा है, और येलो सॉल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू ऑरेंज सॉल्यूशन। नो, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एक थियरी ये है, समझ लीजिए इसको। यहां पर एक थियरी ये है, वो ये बोलता है कि ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसे इक्विलिब्रियम रहता है समझिएगा ना। इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर आपका Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O, ये हो जाएगा 2Cr O4 2 माइनस प्लस, अगर ध्यान दीजिएगा यहां पे तो हो जाएगा 2H प्लस। नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये मैं इसको ऐसे हटा दे रहा हूं। ये समझिएगा, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस लिखा गया है, उसमें बोला गया देखिए इक्विलिब्रियम है तो इस इक्विलिब्रियम में ये हमेशा रहता है। नाउ सपोज आपने अल्कलाइन मीडियम यूज किया है, और ये याद रखिएगा ये कलर से कलर, ये ऑरेंज है और ये आपका येलो है। बच्चों हमें ऑलरेडी पता है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर से कि अगर दो तरह के सॉल्यूशन अगर आपको दिख रहे हैं, दोनों डिसॉल्व फॉर्म में है, तो पहला वाला का कलर दूसरे वाले के कलर से मतलब डोमिनेंट कब दिखेगा, मतलब सॉल्यूशन का ऑरेंज दिखेगा, येलो दिखेगा। मोटा मोटी अगर बोले तो ये 10 टाइम्स अगर ये हो जाए इसके, मोटा मोटी इंडिकेटर्स वाला थ्योरी याद रखा, अगर ये 10 टाइम्स हो जाता है इसके तो हम बोलेंगे कि कलर इसका दिखेगा। अगर ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है इसका तो कलर इसका दिखेगा। इन बिटवीन इन दोनों के जो कलर है उसका कहीं ना कोई मिक्सचर, कोई बीच का कलर दिखने वाला है। तो यहां पर अगर अल्कली डाल देते हैं बेटा तो होता क्या है, अगर मैंने अल्कली डाल दिया है तो क्या करेगा, अल्कली विल कंज्यूम व्हाट, अल्कली विल कंज्यूम दिस H प्लस। ठीक है, जब ये कंज्यूम हो जाएगा बच्चा तो रिएक्शन किधर भागेगा, तो रिएक्शन भागेगा तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन जो किस तरफ आएगा, रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक समय आएगा ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगा। ये मैं आपको एक जस्ट वैल्यू वाइज बता रहा हूं, तो ये कलर ज्यादा डोमिनेंट दिखने लगेगा, इसीलिए अल्कली डालते हुए आपको ये कलर दिखने लगेगा। उसी प्रकार से अगर आप एसिड डाल देते हो, तो एसिड क्या करेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। इसको बढ़ा दिया तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट यानी बैकवर्ड, अगर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में बोलूं, बैकवर्ड बोलूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगा। और इस कारण से इस तरफ ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा
ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अगर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका कलर सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल जो हमें प्रॉपर्टीज दिखती हैं इस तरह से ना। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है K2Cr2O7 का, वो है उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ना याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जब हम लोग करते हैं उसमें क्या है, उसमें यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप देखिएगा तो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं इसका ऐसे लिखूं, सिंपली अगर मैं ये लिखूं तो समझिएगा इस प्रकार से आयनिक रिएक्शन लिख रहा हूं, तो ये कन्वर्ट होता है हमेशा Cr3+ में। प्लीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। K2Cr2O7 जब मैं बोल रहा हूं तो आई एम आपको इंडिकेट भी कर रहा हूं, इंडिकेटिंग दैट कि एसिडिक मीडियम डालिएगा इसमें, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो K2CrO4 बनता है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना। अब इसमें कौन कौन क्या बन जाएगा, तो अगर आपने यहां पे ले लिया है I- तो ये बनने वाला है I2। अगर आपने लिया है Fe2+, तो ये बनेगा Fe3+। अगर आपने ले लिया है H2S, तो ये बनेगा सल्फर। अगर आपने ले लिया है सल्फाइट आयन या बाइसल्फाइट, यानी आपने लिया है +4 स्टेट में, तो ये बन जाएगा +6 में सल्फेट आयन में। ठीक है, इनफैक्ट H2O3 भी अगर आप ले लेते हो तो भी आपका यहीं पे जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम लोगों ने ये सब ले लिया है तो फटाफट हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हो, मान लो आपने PB लिया हुआ है, PBS लिया हुआ है ना, मीडियम में सल्फेट डाल रहा हूं तो PbSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके दोस्त ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जैसे C2O4 है, ये आपका दोस्त था, ये पहले KMnO4 में भी आपने लिखा था, ऑक्सीडेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर लिख लोगे तो बहुत आराम से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया है, KMnO4 में भी सिखाया था कैसे आपको लिख के बैलेंस कर लेना है। हाफ सेल से भी आप बैलेंस कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, आपके ऊपर आप कैसे कर रहे हो। एक रिएक्शन और शायद दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। SN2+ है तो SN4+ में चला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। नाउ व्हाट्स स्पेशल अबाउट ऑल दिस, आप बैलेंस कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इस पे वीडियो बना के दिखा दूंगा हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शंस। ओके, नाउ अगर आपसे बोला जा रहा है कंपेयर करो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाइज KMnO4 के कंपैरिजन में ये कैसा है, KMnO4 के कंपैरिजन में ये कैसा है। नाउ कंपेयर टू KMnO4 आपको दिखेगा तो KMnO4 is a stronger oxidizing agent, stronger oxidizing agent than K2Cr2O7। अगर मैं E0 की बात करूं तो E0 वैल्यू अगर MnO4 माइनस मान लिया Mn2+ की बात करूं तो ये करीब करीब 1.51 के आसपास है। Whereas E0 Cr2O7 2 माइनस Cr3+ ये करीब करीब 1.33 वोल्ट के आसपास है। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, उसी के आसपास ही है। सो क्लियरली ये वाला ज्यादा पावरफुल है, ये वाला KMnO4 जो है वो ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक एक करके आप सबको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि इसमें व्हाट आर द यूजेस ऑफ K2Cr2O7। ना K2Cr2O7 का यूज सबसे बड़ा होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, कई सारे रिएक्शन होते हैं जहां पे हम लोग इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है। इसको मतलब इसको हम लोग टाइट्रेशन में पार्ट यूज करते हैं इसको एज अ टाइट्रेंट। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्या इसमें कलर चेंज होता है? दूसरा चीज, क्या हम लोग Na2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? ये 2 बातों को हम लोग अब समझेंगे
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला चीज, कलर चेंज क्या होता है इसमें? आंसर इज यस, कलर चेंज होता है। बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, यहां पर हम लोग को पता है इसका कलर जो होता है वो क्या है, इसका कलर जो है आपको ऑरेंज कलर में दिखता है, isn't it? और ये जो है आपका ग्रीन कलर होता है। तो वी सी अ कलर चेंज हियर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देयर इज अ कलर चेंज। क्रोमियम में कलर चेंज खुद ही आ जाता है। +3 स्टेट ग्रीन कलर का होता है, +6 में आपने देखा है ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। Cr2O7 है तो ऑरेंज हो जाएगा, Cr4 2- है तो येलो हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कैन बी यूज K2Cr2O7 and Na2Cr2O7 में कैन बी यूज Na2Cr2O7 एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ना ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप यूज करते हो, आपको बेहतर यूज कर सकते हो। इसमें दोबारा हमको बार बार चेक नहीं करना पड़ता है कि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल अभी बचा है या है। सेकेंडरी ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं हो सकता, कैन नॉट यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये डेलिक्वेसेंट है। नाउ डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं, उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है कि मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब करने लगेगा कोई भी सब्सटेंस लाइक ये, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होने वाला है, बिकॉज वॉल्यूम तो बढ़ गया, पानी आपने एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज 1 लीटर में अगर मान लीजिए 1 मोल था तो 1 मोलर हो गया। मान लीजिए पानी ये सॉल्यूशन 100 ml मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो 1 मोल 1.1 लीटर में हो गया ना, 1 लीटर थोड़ी रहा, बिकॉज अब तो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1.1 हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, डिक्रीज कर जाएगा। इस कारण से ये प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। आप उसको दोबारा जिस समय आपको यूज करना होगा, आप उसको फिर से इसको स्टैंडर्डाइज कीजिए, उसके बाद इसको यूज कर सकते हो। पर इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये डेलिक्वेसेंट आपका नहीं है। क्लियर है? 2 बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बचा हुआ है वो है, जो आईआईटी और नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग जो बात करते हैं टेस्ट। क्या इसमें ऐसा क्या कुछ खास बात है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसा है क्वालिटेटिव एनालिसिस के रूप में? आंसर इज 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पर होने वाले हैं जो ये इन्वॉल्व होता है। पहला टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और दूसरा है अमाइल अल्कोहल टेस्ट जो H2O2 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जेई के लिए, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं, मतलब उसमें तो नहीं दिया हुआ इस तरह से, लेकिन आपका वाइवा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कैसे K2Cr2O7 को हम लोग यूज करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एज वेल एज अमाइल अल्कोहल टेस्ट। ओके, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7 के बारे में। हम लोग ने 2 टेस्ट के बारे में बात करना शुरू किया है। एक टेस्ट है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये आपका K2Cr2O7 कैसे यूज होता है हम लोग देखते हैं। इट इज अ टेस्ट ऑफ, क्या होता है, इट इज अ टेस्ट ऑफ Cl- आयन। ओके, Cl- आयन का टेस्ट है ये ना। इसमें करते क्या बच्चा लोग, हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, हम लोग सॉलिड सॉल्ट लेते हैं। जो भी सॉल्ट आप ले लिए, यहां पे क्लोराइड ही लेगा, पर हम लोग को तो कंफर्म करना है ना एक तरीके से। उसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया है, सॉलिड सॉल्ट लिया, प्लस हम लोगों ने इसमें डाल दिया है K2Cr2O7, प्लस हम लोगों ने H2SO4 डाल दिया, ठीक है ना। H2SO4 डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, आपको हीट करना है, वार्म करो। जैसे ही आप वार्म करोगे बच्चा लोग, तो आपका बन जाएगा CrO2Cl2 बन जाएगा। दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। उसके अलावा आपके बाकी सब चीजें KCl जो बनेगा। तो ये आपका रेड, डीप रेड वेपर है, डीप रेड वेपर्स, यानी ये वेपर के फॉर्म में, यानी गैस के फॉर्म में निकला। अब इस
और भी चीजें बनेंगी, है ना, और जो बन रहा होगा जैसे सल्फेट आयन आपने डाला हुआ है तो सल्फेट के कुछ पार्ट बन जाएंगे ना। इस केस में क्या करना है हमें, इस CrO2Cl2 को जो आ रहा है रेड वेपर्स में, उसको आप NaOH से पास करो तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर सोल्यूशन मिलेगा। व्हेन यू गेट अ येलो सोल्यूशन, इसका मतलब हो गया किसका बना होगा, Na2CrO4 का। ओके, उसके बाद आप इसमें लेड का कोई भी सॉल्ट डाल दो, सॉल्युबल सॉल्ट में लेड आयन होगा, जैसे लेड एसिटेट डाल दिया आपने। जब लेड एसिटेट डाल दोगे उठा के तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका येलो पीपीटी आएगा, येलो पीपीटी। और ये पक्का ही है, जब आपका क्रोमेट आयन यहाँ पे एनायन है तो लेड क्रोमेट यहाँ पे बनने वाला। दिस इज योर येलो पीपीटी। तो यही आपका तरीका है। अगर ये आपको टेस्ट मिला जा रहा है इसका मतलब यहां पर क्लोराइड आयन है। लेट अस ट्राई टू राइट द रिएक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ना रिएक्शन पार्ट कैसे काम करेगा, एक बार फटाफट देख लीजिए। इसमें देखिए, अगर हम बोले Cr2O7 है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ Cl डाला हुआ है, Cl माइनस है, कुछ आपका H प्लस डाला हुआ है, और आपका यहां पर बन जाएगा, इसको हटाइए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्या बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाने वाला है CrO2Cl2। ठीक है, अब ये H है तो क्या बन जाएगा, H2O भी है। क्लियर, ये H है तो क्या जाएगा H2O में, ये CrO7 है तो CrO2Cl2 हो जाएगा। अब ये जो Cl माइनस है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका Cl माइनस के फॉर्म में ही रहने वाला है, वो मतलब इसमें CrO इसमें जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें इन लोग को ऐसे बैलेंस करना है। अब इसमें कैसे बैलेंस करोगे आप ना, बैलेंस करने के वक्त आप ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रोमियम में 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स कर लो, तो यहां पे हो गया 4, ऑक्सीजन 4 चाहिए मुझे, 4 एक पास वही नहीं दिख रहा, यहां पे 7 ही है, और यहां पर क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नाउ याद रखिएगा ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा और आप बहुत आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, कैसे बैलेंस होगा ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑलरेडी फिक्स हो गया 4Cl, तो 4Cl कर उठा के, एक फिक्स हुआ उसका दूसरा फिक्स अपने आप हो जाएगा, 4Cl फिक्स हो गया। अब आपको क्या हो गया, यहां पे Cl बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीजन की संख्या अगर मैं इसको छुपा लूं, इसको छुपा लो, ऑक्सीजन की संख्या 7 है, यहां पे कितना हो गया, इसको छुपा लोगे तो कितना होगा, 4 है, तो 7 है, यहां 4 है, तो मुझे 3 चाहिए, और तो मैं क्या करूंगा समझिएगा, 3 चाहिए ना ऑक्सीजन, तो 3 यहां कर लो आगे। ऑक्सीजन को इसको छुपाने के बाद मुझे ऑक्सीजन मिल गया कि कितना यहां पे ऑक्सीजन और बाकी है, तो यहां 7 है, यहां पे 4 था तो 3 मिल गया। अब यहां पे 6H हो गया तो यहां पे 6 कर लिया उठा के। इस तरीके से आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन इसको बैलेंस कर सकते हो। नाउ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका ऑरेंज सोल्यूशन है और ये आपका हो गया डीप रेड वेपर। अगेन दिमाग में बैठा के रखिएगा, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन 6 स्टेट में है, ये भी 6 स्टेट में है, तो इसका मतलब ये भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये जो कलर आया है रेड कलर, ये क्यों आया है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के कारण ही कलर आया हुआ है, डी ट्रांजिशन नहीं हुआ, चार्ज ट्रांसफर। ओके, खैर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर और क्या बात है, अब ये CrO2Cl2 बन गया। अब CrO2Cl2 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जब इस वेपर को आप क्या करोगे, यू जस्ट पास थ्रू NaOH, मतलब इस वेपर उठा और NaOH सोल्यूशन में आपने डाल दिया, तो फटाक से क्या हो जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा। अगेन देखो यहां पर क्या, यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन है, आंसर इज नो, बिकॉज ये भी 6 में, ये भी 6 में। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, यहां पर देखो, यहां पर बैलेंस करने के लिए आपको NaOH देखना है ना। Na आपको यहां पर दिख गया 2 है तो इसको 2 टाइम्स कर लो ना। यहां पर देखो ये जो O2 है और ये जो Cl2 है, यहां पर H है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहां पर चाहिए क्या, हमें यहां पे Cl का जुगाड़ करने वाला चाहिए, तो यहां पे NaCl ही हो सकता है। ठीक है, और देखेंगे, तो अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, समझ में आ जाएगा।
हमें यहाँ पे NaCl होगा, बिकॉज Cl का जुगाड़ कहां बनेगा, NaCl में कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर नहीं रहे। और हमें यहाँ H दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे और क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। हो गया। Cr यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, Cl2 गया Cl में, और यहां पर आपका ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आपका वाटर बन जाएगा। टोटल कंपाउंड हमने लिख लिया। अब बैलेंसिंग वाली पार्ट स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान देना, मुझे यहां पर 2 Cl दिख रहा है, यहां पे एक ही जगह 2 Cl है, यहां पर आपको Cr1 है, तो हम लोग एक तो इंपॉर्टेंट हो गया कि ये यहां पर 2 Cl हो जाएगा, बिकॉज मुझे यहां पर 2 Cl को बैलेंस करना था। सोडियम को मैंने पहले नहीं किया, बिकॉज सोडियम अभी 2 जगह आ रहा है। अब टोटल सोडियम की संख्या कितनी होगी, 2 + 2 4, तो यहां पे 4 कर दिया। क्रोमियम ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्लोरीन को फिक्स किया तो वहां Na बैलेंस होने के लिए आ गया, Na फिक्स हो गया, 2 + 2 4, तो यहां 4 हो गया। अब यहां पे 4H है, तो 2 ही वाटर होगा, और अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। आप देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। क्लियर। बैलेंसिंग इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको नजरिया चेंज करना होगा, थोड़ा समझना होगा कि यार कैसे लॉजिकली हम लोग पहले रिएक्शन को प्रोडक्ट सारा लिख ले रहे हैं, उसके बाद किसी को फिक्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सब अपने आप फिक्स हो जा रहा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यहां पर आपका डीप रेड वेपर था, और ये आपका आ गया है सॉल्यूशन, येलो सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। नाउ इस सॉल्यूशन के ऊपर आप बेसिकली है क्या चीज, आपने क्या डाला है, यहां पे रखा है क्रोमेट आयन। अभी क्रोमेट आयन के ऊपर अगर बात करें, अगर आपने लेड डाल दिया Pb2+, ये कहां से आएगा, लेड इज डेड। देखो जनरली आपको लेड सॉल्ट चाहिए होगा, तो या तो लेड एस्टेट यूज करते हो, सॉल्युबल चाहिए होगा, बिकॉज है ना, Pb2+ कहीं पे कंबाइंड फॉर्म में नहीं, तो लेड एस्टेट और लेड नाइट्रेट होता है ना। नाइट्रेट्स में जनरली हम लोग क्या दिक्कत आता है, बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करता है, तो बेटर है कि एस्टेट लेके काम कर लो, हालांकि वो भी काम कर जाएगा। तो यहां पर कोई और रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए हम लोग एस्टेट से काम दिलाते हैं ना। ये क्या बनेगा, PbCrO4, विच इज अ व्हाट, विच इज योर येलो PPT। आप बेरियम भी डाल सकते हो, बेरियम कोई सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड डाल दो, क्लोराइड मत डालिए, बिकॉज ऑलरेडी आप क्लोराइड का चेक कर रहे हो, तो कोई और सॉल्यूशन आप डाल सकते हो बेरियम आयन के लिए। तो आपका हो जाएगा बेरियम क्रोमेट, अगेन ये आपका येलो PPT होता है। और एक और हो सकता है, अगर आपने Ag+ डाल दिया तो आपका Ag2CrO4 बन जाएगा, और ये आपका रेड कलर होता है। क्लियर। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट अगर हो रहा है, दैट प्रूव्स कि यहां पे जो एनायन पार्ट है, दैट इज क्लोराइड आयन। ठीक है, दैट इज क्लोराइड आयन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो होगा H2O2 का अमाइल अल्कोहल टेस्ट, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, हम लोग एक चीज और हमें एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। क्लोराइड आयन का टेस्ट या किसी भी लैब में जो टेस्ट होता है सॉल्यूशन फेज में, वो फ्री आयंस ही टेस्ट देते हैं। समझिए, सॉल्यूशन में टेस्ट अगर रिएक्शन हो रहा है तो फ्री आयंस ही टेस्ट देंगे। तो कौन सा क्लोराइड नहीं देगा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो ऐसे जो जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है वो नहीं देगा। फॉर एग्जांपल AgCl नहीं देगा, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसके आयंस फ्री नहीं है, इसलिए रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। क्लियर। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि AgCl अगर हमने कांग्रेस से बहुत ज्यादा डाल दिया तो सल्फेट हो गया, उससे भी निकल गया, तो आपका अलग बात हो गया, लेकिन ऐसे जनरली नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HgCl2 नहीं देगा। ओके, तो ये जो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, वो टेस्ट नहीं देंगे। उसके अलावा जितने लोग अपने आयंस को फ्री कर सकते हैं वो सारे Cl- वो सारे टेस्ट देना शुरू कर देंगे। ओके ओके बच्चों लोग, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7 एज क्वालिटेटिव रिएजेंट। हम लोगों ने पहला ही डिस्कस कर चुका है, पहला क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जेई का फेवरेट क्वेश्चन बन के आता है इसमें।
इसको आपको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। सेकेंड एप्लीकेशन इज अमाइल अल्कोहल टेस्ट, ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना। अमाइल वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अमाइल इज बेसिकली यूज्ड फॉर 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन चेन, पेंटाइल ऐसे कुछ ग्रुप का। सो अमाइल अल्कोहल, पहले वर्ड समझ लेते हैं अमाइल अल्कोहल होता क्या है। सो अमाइल अल्कोहल इज बेसिकली C5H11OH। इनमें से ऐसे 8 अल्कोहल्स बन जाएंगे, इनमें से कोई भी अल्कोहल को आप बोलोगे अमाइल अल्कोहल ही बोल देंगे, मतलब इसमें अमाइल का मतलब पेंटाइल जैसे ग्रुप हो गया ना। अमाइल अल्कोहल टेस्ट में करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग करते ये हैं, देखिए अमाइल अल्कोहल टेस्ट में हमें K2CR2O7 या K2CRO4 दोनों ही ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस हमें लेना होता है कॉन्क H2SO4, ओके, प्लस हमें लेना होता है H2O2। तो हम लोग देखते हैं कि अमाइल अल्कोहल में हमें ऐसा क्या करना होता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो है CrO5। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये अमाइल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, तो अमाइल अल्कोहल एक तरह से सॉल्वेंट का काम करने जा रहा है। तो पूरा रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि आपको K2CR2O7 लेना है, ओके। आप यहां पर और K2CRO4 भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं बता रहा हूं, बिकॉज इसके ऊपर आपको क्या करना है, सम एसिड डालना है। तो ऑटोमेटिकली ये अगर ले तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसमें हमको एक और चीज डालना है, वो है क्या, इसमें हमें डालना क्या है, इसमें हमें डालना है H2O2। H2O2 डालना है, समझ में आ रहा है। और हमें क्या डालना है, एसिड हमें डालना है, और अल्कोहल तो है ही है। सो अमाइल अल्कोहल तो यूज करना ही पड़ेगा, विच इज माई सॉल्वेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। अब देखो ये जब आप डालोगे और हल्का सा हीट करोगे तो आपको मिलेगा CrO5। अब CrO5 बड़ा ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, हम देखते हैं बाद में, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है ये डिसॉल्व कर जाता है इन अमाइल अल्कोहल, दिस डिसॉल्व्स इन अमाइल अल्कोहल। और मजे की बात है एक कलरेशन देगा विच इज डीप ब्लू कलरेशन होगा। दिस इज योर डीप ब्लू कलरेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको H+ डाल देना है। एक बार आ गया H+ आपको डाल देना है तो ये कलर आपको कलर फेड कर जाएगा, कलर फेड कर जाएगा, जो आपने डीप ब्लू बनाया कलर फेड बन जाएगा। और बनेगा क्या, बनेगा Cr3+। क्या बनेगा, Cr3+। और Cr3+ कलर होता क्या है, Cr3+ का कलर होता है ग्रीन। तो आपको दिखेगा अगर आपने ऐसे डाल दिया तो डीप ब्लू से धीरे धीरे कलर फेड करते करते ग्रीन बन जाएगा। तो दिस इज द टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट, समझ में आ रहा है। तो अमाइल अल्कोहल टेस्ट में क्या हमने किया हुआ है, हम लोगों ने K2CR2O7 यूज किया हुआ है। K2CR2O7 या K2CRO4 एसिडिक मीडियम यूज करना है तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होकर यही बन जाएगा। अमाइल अल्कोहल यूज करना है, एसिड यूज करना है, H2O2 यूज करना है। जब आप इन सबको यूज कर लोगे तो आपको एसिड जब हीट करोगे तो CrO5 बनता है। CrO5 आपका डिसॉल्व कर जाता है अमाइल अल्कोहल में टू फॉर्म अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। इसमें अगर आपने सिर्फ डाइल्यूशन भी कर दिया या एसिड डाल दिया तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और Cr3+ का कलर होता है ग्रीन, इसका होता है ब्लू, तो ब्लू से ग्रीन होते दिखेगा, कलर विल फेड। ये आपका फैंटास्टिक अमाइल अल्कोहल टेस्ट है। इज इट ओके। अब हम लोगों ने पहले इनमें जो बात किया था CrO5 का स्ट्रक्चर, आई होप टेस्ट आपको समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 क्या होगा, CrO5 का स्ट्रक्चर इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आप इसको समझिएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज CrO5, इट्स अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 का। कोई आपसे बोले कि आप इसके ऊपर रिएक्शन लिखिए, व्हाट आर द रिएक्शन दैट वी हैव, फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। ओके,
उतार लिया होगा आई होप। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। तो करना क्या है, Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O2 प्लस H प्लस, ये जाएगा CrO5 में। ठीक है, CrO5 में जाएगा और कुछ है नहीं, यहां पे बनेगा H2O। तो वी हैव प्रिडिक्टेड द प्रोडक्ट, फर्स्ट कितने प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, Cr2O7 क्रोमियम का एक कंपाउंड बन गया, H2O2 यूज किया हम लोगों ने, RH प्लस है, तो दो आया है, एक H है एक O है, उससे एक पानी है हमने यहां बना दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। कैसे बैलेंस करोगे यहाँ पे, तो बैलेंस करके देखो फटाफट, ये क्या हो जाएगा, Cr2O7 2H प्लस एंड 4H2O2। फटाफट लिख लो इसको। क्लियर, Cr2O7 2H प्लस 4H2O2 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू, अगर आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, क्लियरली होगा, इसको 2 टाइम्स करोगे आप 10 हो जाएगा, और यहां पर आपको क्या हो जाएगा, 8 2 10 है, तो ये भी आपका 5 आने वाला है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन दैट वी हैव। डीप ब्लू कलर सोल्यूशन आपका, डीप ब्लू बॉलेट बोलते हैं, डीप ब्लू कलर बोल देते हैं। क्लियर है, दिस इज योर डीप ब्लू कलर। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। कुछ नहीं, Cr पहले बैलेंस करो, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा 10। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास H2O2 है और यहां पर है 2, यहां पे आपको OO दिख रहा होगा, 7 यहां पे ऑलरेडी दिख रहा था, मुझे 3 चाहिए था, बट मुझे 8 मतलब H भी आ गया है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके देखना होगा। यू कैन इजिली बैलेंस इट, फटाफट याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये हो गया डीप ब्लू कलरेशन। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम लोग को आगे बढ़ाना है तो नेक्स्ट क्या करना होगा, इस क्रोमाइल क्लोराइड में यहां पे इन लिख दो अमाइल अल्कोहल। ओके, अगर आपको बोला गया कि नहीं ठीक है, अब उसके आगे क्या होगा, अगर आपका 4CrO5 प्लस H प्लस अगर आपका आ जाए, यू विल गेट Cr3 प्लस प्लस 7O2, याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन है, प्लस 6H2। फटाफट बैलेंस करके लिख लीजिए, टाइम बचाइए। लेकिन आप देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है तो बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर, फटाफट रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन में क्या आएगा देखो, आपका ये जो CrO5 है, ये आपका H प्लस रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, Cr3 प्लस बनाने वाला है। और आपका क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन देखो, Cr कहां गया, +6 से +3 में गया हुआ है, और तो ऑक्सीजन को यहां पे ऑक्सीडाइज होने का O2 आ जाएगा, और H है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वाटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पेरोक्साइड था, याद रखिएगा Cr+6 है, यहां पर स्ट्रक्चर ने ऑलरेडी देखा हुआ है, कैसा बना था याद आ रहा, आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये आप 10 मत कर दीजिएगा, क्रोमियम यहां पे 6 स्टेट में ही है। ठीक है, +6 स्टेट में ही है, तो ये जो ऑक्साइड है, जो O2 2 माइनस आपको दिख रहा है, 2 2 ठो, यही आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप फटाफट इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करते वक्त आप उसको अलग से बैलेंस कर लीजिए, मैं आपको फटाफट लिख के दे रहा हूं। ये 4 है, ये 4 है, ये 7 होगा, और ये आपका 12 होगा। ठीक है, एक बार इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हाइड्रोजन यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन 12 है तो वहां 6 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, फटाफट हम लोग ने कर लिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया है। अच्छा, एक और काम हो सकता है, इसके बारे में पूछा सकता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम, या नेम क्या हो सकता है इसका CrO5 का। तो CrO5 का नेम आप फटाफट लिख लीजिए, इट इज बिस पेरोक्सो क्रोमियम ऑक्साइड। CrO5 का नाम क्या है, बिस पेरोक्सो क्रोमियम, अब यहां पे लिख लो 6 है, ऑक्साइड। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है ना। सो दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइल अल्कोहल टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। दोनों ही टेस्ट, अमाइल अल्कोहल टेस्ट एंड आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको अच्छे से याद रखिए
होपफुली जे एडवांस में आपको ये अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा। ओके बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, एंजॉय।